जय हिंद साथियों, आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज फिर आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं एक शानदार सेट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2। पहला क्वेश्चन, बढ़ती आवृत्ति के संदर्भ में विद्युत चुंबकीय वर्ण क्रम का सही आरोही क्रम कौन सा है। मतलब बताना है आपको कि आवृत्ति सबसे कम किसका है, फिर उससे ज़्यादा किसका है, फिर उससे ज़्यादा किसका है। तो चलिए हम लोग फटाफट इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर क्या हो सकता है। तो सबसे कम आवृत्ति किसका होता है। तो सबसे कम आवृत्ति जो होता है रेडियो तरंग का होता है। तो रेडियो तरंग कौन है ऑप्शन में, ऑप्शन 2 3, यानी ऑप्शन 1 और ऑप्शन 4 हट गया, ऑप्शन 2 और 3 बचा। रेडियो तरंग के बाद किसका होता है। तो रेडियो तरंग के बाद इंफ्रारेड का होता है, फिर उसके बाद विजिबल का होता है, फिर अल्ट्रावायलेट का होता है और सबसे अधिक आवृत्ति गामा किरण का होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन का वह घटक जो हमारे शरीर को कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करता है और फिर भी हमारे भोजन में आवश्यक है। ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 वसा, ऑप्शन नंबर 2 कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर 3 चारा या रफेज, ऑप्शन नंबर 4 प्रोटीन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इसकी सिंपल है, वसा हम लोग को आवश्यक भी है और ये हमारे शरीर में बहुत यूजफुल है। कार्बोहाइड्रेट भी हमको एनर्जी देता है, वसा भी देता है, प्रोटीन हमारे शरीर को अंग वगैरह विकसित करता है। लेकिन चारा रेफेज का क्या रोल है। चारा रेफेज हमारे ज़रूरत का तो है, भोजन में आवश्यक है, लेकिन ये हमारे शरीर को पोषक तत्व प्रदान नहीं करता है। चारा क्या होता है। चारा एक प्रकार का फाइबर होता है और फाइबर जो होता है हमारा पाचन क्रिया वगैरह ये सब सही करता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके द्वारा जल के प्रदूषण को साफ करने में बायोफिल्टर के रूप में पायला ग्लोबोसा प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है मरकरी अर्थात पारा, ऑप्शन नंबर 2 है आर्सेनिक, ऑप्शन नंबर 3 है कैडमियम, ऑप्शन नंबर 4 है शैवालीय पुष्पपुंज। तो क्या हो जाएगा, बायोफिल्टर के रूप में पायला ग्लोबोसा किस में यूजफुल होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कैडमियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, दूध गाय के दूध का रंग थोड़ा पीलापन किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो गाय का दूध का रंग हल्का पीला होता है, वो किसके कारण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कैरोटीन। ठीक है, किसके कारण होता है। तो कैरोटीन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा मानव रक्त वर्णकृमि है। कौन सा मानव रक्त वर्णकृमि है। तो इस ऑप्शन है एंटेरोबियस वर्मिकुलेरिस, ऑप्शन 2 है सिस्टोसोमा मैनसोनी, ऑप्शन 3 है यूचेरेरिया बैंक्रॉफ्टी, ऑप्शन 4 है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सिस्टोसोमा मैनसोनी, ये मानव रक्त वर्णकृमि है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 6 है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 हम लोग देखते हैं आयोडीन। आयोडीन से क्या हम लोग, आयोडीन की कमी से क्या होता है। तो आयोडीन की कमी से घेघा होता है, यानी ए का ऑप्शन क्या हो जाएगा। ए का ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर। ठीक है, ए का ऑप्शन 3 नंबर। तो कौन में 3 है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 4 डायरेक्ट एक ही आयोडीन के बारे में ही हम लोग जान रहे थे, तो इसका आंसर निकल गया। लेकिन हम लोग देख लेते हैं बी आयरन। आयरन से क्या होता है, रक्तअल्पता होता है, सूक्ष्मणु रक्तअल्पता होता है। नियासिन से क्या होता है, पिलाग्रा होता है। विटामिन B12 से क्या होता है, प्राणासी रक्तअल्पता होता है। तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, पादपों द्वारा अवशोषित जल का अतिरिक्त अंश किसके द्वारा बाहर निकाला जाता है। ऑप्शन 1 है वाष्पन, ऑप्शन 2 है परासरण, ऑप्शन 3 है विसरण और ऑप्शन 4 है वाष्पोत्सर्जन। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 वाष्पोत्सर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, स्पंज क्या है। ऑप्शन 1 है एक जीवाश्म, एक पादप, एक जंतु, एक कवक। तो स्पंज क्या होता है। स्पंज एक जंतु है जो कि फाइलम पेरिफेरा के अंतर्गत आता है। तो स्पंज किसके अंतर्गत आता है, फाइलम पेरिफेरा में एक जंतु होता है। इसका शरीर जो होता है वो छिद्र युक्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन, जैव डीजल अधिकतर किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है। जैव डीजल अधिकतर किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है। ऑप्शन ए है माइटेरसी, ऑप्शन 2 है मालवेसी, ऑप्शन 3 है लिलियसी, ऑप्शन 4 है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यूफोब्रियेसी। क्या हो जाएगा, यूफोब्रियेसी। जैव डीजल जो होता है
वो जेट्रोफा पौधा से निकाला जाता है। और जेट्रोफा पौधा जो होता है किससे निकाला जाता है? जेट्रोफा। जेट्रोफा। जैव डीजल किससे निकलता है? जेट्रोफा। और ये पौधा जो होता है किस कुल का पौधा है? तो यूफोबिडियेसी कुल का पौधा है। क्वेश्चन नंबर 10 है 60 डिग्री के कोण के एक प्रिज्म से गुजरने वाली एक किरण का विचलन कोण क्या होगा यदि आपतन कोण एवं निर्गत कोण प्रत्येक 40 डिग्री हो? तो यहाँ पे कोण I इजकल टू कोण E, मतलब कोण एंगल I आपतन कोण और आपका निर्गत कोण जो परावर्तन कोण होता है, दोनों क्या हो जाएगा? 40 डिग्री हो जाएगा। एंगल A जो हो जाएगा वो हो जाएगा 60 डिग्री जो प्रिज्म का एंगल हो जाएगा, और एंगल D मान लीजिए वो हो जाएगा आपका विचलन कोण। तो विचलन कोण और जो आपका प्रिज्म का कोण है, विचलन कोण और प्रिज्म का कोण जो होता है वो बराबर होता है आपतन कोण और परावर्तन कोण के, यानी 60 डिग्री और प्लस विचलन कोण एंगल D इज इक्वल टू हो जाएगा 40 प्लस 40, अर्थात एंगल D क्या हो जाएगा? 20 डिग्री, यानी विचलन कोण क्या हो जाएगा? 20 डिग्री। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है चौथी अनुसूची में किसका वर्णन है? पॉलिटी से क्वेश्चन है कि चौथी अनुसूची में किसका वर्णन है। तो फटाफट हम लोग देख लेते हैं पहली अनुसूची में क्या है। तो पहली अनुसूची में राज्य और उसके क्षेत्र के बारे में बताया गया है। और दूसरी अनुसूची में क्या बताया गया है? दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते के बारे में बताया गया है। तीसरी अनुसूची में शपथ के बारे में बताया गया। और चौथी अनुसूची में क्या बताया गया है? तो चौथी अनुसूची में बताया गया है राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व। तो ऑप्शन नंबर D यानी 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन, किस वर्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई थी? ध्यान दीजिएगा यहाँ पे राष्ट्रीय मानवाधिकार है ना कि अंतर्राष्ट्रीय। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई है। ठीक है, तो ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है 1990, ऑप्शन नंबर 2 है 1991, ऑप्शन नंबर 3 है 1992, ऑप्शन नंबर 4 है 1993, यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलिटिक्स शब्द का सबसे पहले किसके द्वारा प्रयोग किया गया था? पॉलिटिक्स अर्थात राजनीति का पहला प्रयोग कौन करा था? अरस्तु, सुकरात, प्लूटो, जॉन लॉक। तो इसका आंसर हो जाएगा अरस्तु। अरस्तु जो है सबसे पहले पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के वो किए थे, लाए थे। ये सबसे पहले पॉलिटिक्स शब्द का प्रयोग भी कौन करे हैं? अरस्तु करे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार किया था, वे कहाँ से, मतलब कहाँ से आए थे? संविधान सभा के सदस्य कहाँ से बने थे? तो संविधान सभा का सदस्य याद रखिएगा विभिन्न प्रदेशों के विधानसभाओं से चयनित होकर के आए हुए थे, जो कि 10 लाख पे एक व्यक्ति चुना जाता था विधानसभा के लिए, और वहाँ से विभिन्न विधानसभा से ये चयनित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से भारतीय संघ तथा अमेरिकन संघ दोनों का समान लक्षण कौन सा है? तो भारतीय संघ और अमेरिकन संघ दोनों का समान लक्षण कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1 देख लीजिए, एकल नागरिकता। नागरिकता कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। संविधान में 3 सूची, जो समवर्ती सूची है वो कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। द्वैध न्यायपालिका ये तो है नहीं। चौथा ऑप्शन है संविधान की व्याख्या करने वाला संघीय सुप्रीम कोर्ट। तो यही आंसर सही हो जाएगा। ये कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। अमेरिका से क्या क्या लिया गया है? तो अमेरिका से मूल अधिकार लिया गया है। इसके बाद आपका न्यायिक प्रणाली स्वतंत्र न्यायपालिका लिया गया है। उसके बाद न्यायिक पुनराविलोकन लिया गया है। ये सब कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। इसके अलावा प्रस्तावना के शब्द हम भारत के लोग भी अमेरिका से लिया गया है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है कि, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है कि 14 वर्ष से कम आयु का बालक किसी भी फैक्ट्री या खान या अन्य कोई जोखिम पूर्ण रोजगार में कार्य नहीं करेगा? तो ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। और मौलिक अधिकार के अनुच्छेद नंबर 23 और 24 जो है वो शोषण से संबंधित है, जिसमें 23 में कहा गया है बलात्श्रम के बारे में, यानी फोर्सफुली वर्क के बारे में, और 24 में क्या कहा गया है? तो 24 में बच्चों के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1 यानी अनुच्छेद 24। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, एक निश्चित कूट भाषा में बेक्ड BAKED बेक्ड को ये 2 1 11 5 4 बोला गया है, वहीं मोर को ये बोला गया है। इसी कूट भाषा में एक्स्ट्रा को कैसे लिखेंगे? ठीक है, तो इसको आप बनाइएगा तो देखिएगा B का मतलब हो गया 02, A का मतलब हो गया 01, K का मतलब 11, E का मतलब 05, D का मतलब
04। इसी तरह से मोर का भी किया गया है, तो अगर हम लोग बनाएंगे तो एक्स्ट्रा का आ जाएगा ई आप देख लीजिए, मोर में ई है, ई का हो जाएगा 05 यानी 05 से शुरू वाला, यानी 2 नंबर और 3 नंबर कट गया। उसके बाद एक्स का हो जाएगा आपका 24, तो एक्स का हो जाएगा 24 यानी 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको ऐसे भी हम लोग देख सकते थे कि एक्स अगर मान लीजिए इसमें नहीं दिया हुआ है तो टी देखेंगे, टी भी अगर नहीं दिया हुआ है तो आर देखेंगे, आर यहाँ पे दिया हुआ था, आर का क्या था वैल्यू 18 वैल्यू था और इसमें 18 है, डी ऑप्शन में 18 नहीं है, तो इस तरह से 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, बिजली कटने की दिशा ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण इस्तेमाल किया जाता है। बिजली कटने की दिशा ज्ञात करने के लिए ऑप्शन ए है वोल्ट मीटर, ऑप्शन 2 है अमीटर, ऑप्शन 3 है गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन 4 है ओम मीटर। यहाँ पे एक मिस प्रिंट हुआ है, कटने नहीं होगा, यहाँ पे होगा करंट, बिजली करंट। तो बिजली करंट की दिशा किससे हम लोग निकालते हैं, वोल्ट मीटर से निकालते हैं। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में राष्ट्रपति को किसकी घोषणा करने का अधिकार है। ऑप्शन 1 है वित्तीय आपातकाल, ऑप्शन 2 है राष्ट्रपति शासन, ऑप्शन 3 है मौलिक अधिकार को रोकने की, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, 360 में क्या है, तो 360 में भारतीय संविधान के 360 में वित्तीय आपात के बारे में बताया गया, यानी राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल के बारे में। तो हमारे यहाँ आपातकाल कितने तरह का है, तो हमारे यहाँ आपातकाल 3 तरह का है। एक 352 में बताया गया है, 356 में बताया गया है और 360 में बताया गया, जिसमें 360 में वित्तीय आपात के बारे में चर्चा है। तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद ने अस्पृश्यता खत्म किया। तो अस्पृश्यता के बारे में संविधान के मौलिक अधिकार में बताया गया है, यह समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है। किसमें आता है, समानता के अधिकार में। और कितना से कितना है, तो 14 से लेकर 18 तक है समानता का अधिकार, जिसमें 17 अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, जम्मू एवं कश्मीर राज्य को विशिष्ट दर्जा प्रदान कर। ऑप्शन ए है संविधान का अनुच्छेद 356, ऑप्शन 2 है अनुच्छेद 370। तो 370 जो था वही विशिष्ट दर्जा जम्मू कश्मीर को प्रदान करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है। मूलभूत अधिकार कौन नहीं है। ऑप्शन 1 दिया गया है समानता का अधिकार, ऑप्शन 2 दिया गया है संपत्ति का अधिकार, ऑप्शन 3 दिया गया है शोषण के विरुद्ध अधिकार और ऑप्शन 4 दिया गया है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 है, शोषण के विरुद्ध 23-24 है, धार्मिक स्वतंत्रता का 25 से लेकर 28 है, लेकिन संपत्ति का अधिकार का वर्णन मौलिक अधिकार में नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, कितनी विद्युत शक्ति मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी इकाई इस्तेमाल होती। यहाँ पे कितनी नहीं होगा, यहाँ पे होगा बिजली। बिजली विद्युत शक्ति मापने के लिए कौन सी इकाई यूज होता है। तो ऑप्शन 1 है कूलम्ब, ऑप्शन 2 है वाट, ऑप्शन 3 है एम्पियर, ऑप्शन 4 है वोल्ट। तो हमेशा विद्युत शक्ति मापने के लिए किसका यूज होता है, वाट का यूज होता है। ठीक है, वाट जो है विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है। 1 वाट बराबर कितना होता है, 1 वाट बराबर 1 जूल पर सेकेंड होता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, नागरिकता निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा प्राप्त की जा सकती है। ऑप्शन 1 है जन्म द्वारा, ऑप्शन 2 है अनुवांशिकता द्वारा, ऑप्शन 3 है पंजीयन द्वारा, ऑप्शन 4 है अनुरोध द्वारा। तो किसके किसके द्वारा, जन्म द्वारा तो नागरिकता मिलता ही है। ठीक है, नागरिकता प्राप्त करने का 5 तरीका होता है। ठीक है, जिसमें इसमें 3 तरीका दिया हुआ है। पहला है जन्म द्वारा, दूसरा दिया गया अनुवांशिकता यानी वंशावली के आधार पे, ऑप्शन 3 है पंजीयन द्वारा। ठीक है, अनुरोध द्वारा नागरिकता नहीं मिलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नागरिकता के बारे में कहाँ बताया गया है, तो भाग 2 में बताया गया है। अनुच्छेद कितना है, तो 5 से लेकर के 11 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन, कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा, कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह विदेश में 5 वर्ष से अधिक रहा हो, विदेशी न्यायालय द्वारा दंडित किया गया हो, स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका हो, दूसरे देश में रोजगार स्वीकार कर चुका हो। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। स्वेच्छा से अगर कोई व्यक्ति दूसरे देश का नागरिकता ग्रहण करता है तो हमारे यहाँ से उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन, दी गई आकृति, तो ये रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन था, ये सही से टाइप नहीं हो पाया है तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन,
मौर्यकालीन काकनी किस धातु के बने सिक्के थे? मौर्यकालीन काकनी किस धातु के बने सिक्के? तो देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे काकनी, काकनी एक सिक्का का नाम है जो कि तांबा का होता था। काकनी मौर्यकालीन सिक्का है जिसको कौन चलाया था? चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा चलाया गया था। ये पंचमार्ग सिक्का टाइप का हुआ करता था, यानी इस पे चित्र वगैरह बना होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता से डैश का कोई संकेत नहीं मिला है, मतलब किसका संकेत नहीं मिला है? ऑप्शन 1 है गन्ना, ऑप्शन 2 है सरसों, ऑप्शन 3 है तिल, ऑप्शन 4 है जौ। तो इसका आंसर हो जाएगा गन्ना। गन्ना का कोई भी अभी तक ट्रेस सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार के गया जिले के अपसड से प्राप्त अभिलेखों में किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? ऑप्शन 1 है परवर्ती गुप्त वंश। कहाँ से? बिहार के गया जिले से। परवर्ती गुप्त वंश, हर्यक वंश, पाल वंश, मौर्य वंश। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 परवर्ती गुप्त वंश। तो बिहार के गया जिले के अपसड से प्राप्त अभिलेख में परिवर्ती गुप्त वंश के बारे में बताया गया है। इसमें कृष्णगुप्त वगैरह का नाम आता है जो कि इनके संस्थापक है। तो परवर्ती गुप्त वंश के संस्थापक किन्हें माना गया है? कृष्णगुप्त को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस स्थान पर जैन तीर्थकर महावीर की मृत्यु हुई थी? तो महावीर स्वामी के बारे में पूछा गया है कि इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी। तो इनकी मृत्यु हुई थी पावापुरी में। ठीक है, कुशीनगर किन से संबंधित है? तो गौतम बुद्ध से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक व्यापारी अपने माल का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक निर्धारित करता है, यानी अपने माल का अंकित मूल्य जो है, अगर क्रय मूल्य 100 रुपया है तो अंकित मूल्य कितना है? अंकित मूल्य 140 निर्धारित करता है, परंतु अंकित मूल्य पर 20% की कटौती देता है। लेकिन वो बेचता कितना में है? अंकित मूल्य जितना है 140 अगर उसका अंकित मूल्य है तो उस पर 20% का वो कटौती दे रहा है, यानी 80/100, यानी ये देता है 112 रुपया में बेचता है। तो इसको प्रॉफिट कितना होगा? तो 140 में से 112 घटा दीजिए, प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 100 में खरीदा था ये, 112 में बेचा है, तो 12 रुपया का प्रॉफिट हो गया, यानी कितना इसका आंसर हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 12%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन। रासायनिक यौगिक RDX का उपयोग किस रूप में किया जाता है? ऑप्शन 1 है एक रचना के रूप में, एक रिएक्टर के रूप में, एक विस्फोटक के रूप में, एक परमाणु हथियार के रूप में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। RDX का यूज कहाँ होता है? एक विस्फोटक के रूप में यूज होता है। ठीक है, RDX क्या है? तो RDX एक प्रकार का क्रिस्टलीय ठोस होता है। ठीक है, जिसका यूज हम लोग विस्फोटक के रूप में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन। बिहार के प्रसिद्ध संत शेख अहमद फिरदौस से भेंट किस सुल्तान ने किया था? किससे? शेख अहमद फिरदौस, जो कहाँ के थे? बिहार के प्रसिद्ध संत थे। तो कौन भेंट इससे करते हैं? इनसे करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, और ये कहाँ रहते थे? तो ये रहते थे बिहार शरीफ में। ठीक है, बिहार शरीफ में शेख अहमद फिरदौस रहते थे, जिनसे कौन मिलता है? उनसे मिलता है फिरोज शाह तुगलक। क्वेश्चन नंबर 34 है, यदि देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बटे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बराबर 6/5 है, तो टेन स्क्वायर एक्स प्लस 1 बटे टेन स्क्वायर एक्स माइनस 1 क्या होगा? तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। तो इसको बनाइएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 61/60। ठीक है, ये हम आपको क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन। राम प्रसाद बिस्मिल इनमें से किससे जुड़े हुए थे? ऑप्शन ए है काकोरी बम मामला, ऑप्शन 2 है अलीपुर बम मामला, ऑप्शन 3 है मेरठ षड्यंत्र, ऑप्शन 4 है कानपुर षड्यंत्र। तो राम प्रसाद बिस्मिल किससे जुड़े होते हैं? काकोरी ट्रेन एक्शन से। इसमें कौन कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल थे, अशफाकुल्ला खां थे, राजेंद्र लाहिड़ी थे और रोशन लाल थे। इन चारों लोगों को फांसी की सजा दी गई थी, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल को कहाँ फांसी मिला था? गोरखपुर में। ठीक है, 35 के बाद 36 नंबर क्वेश्चन है, वैंकूवर जाने के लिए कोमागाटामारू जहाज किराए पर किसने लिया था? तो कामागाटूमारू प्रकरण 1914 का घटना है। ये एक जहाज था, कामागाटू क्या था? जहाज था। और ये कौन लिया था? तो ये लिए थे बाबा गुरदीप सिंह, इनका नाम गुरदीप सिंह है। ठीक है, तो 36 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन, भारतीयों को सत्ता का हस्तांतरण करने और देश के विभाजन करने का योजना किस योजना में रखी गई थी? तो भारतीयों को सत्ता का हस्तांतरण करने और देश का विभाजन करने की योजना किस योजना में रखी गई थी? ऑप्शन 1 है कैबिनेट मिशन, ऑप्शन 2 है माउंटबेटन, ऑप्शन 3 है क्रिप्स, ऑप्शन 4 है भारत सरकार अधिनियम 1935। तो 1935 में तो सत्ता हस्तांतरण है नहीं, किप्स में भी नहीं है, क्रिप्स में भी नहीं है। इसके बाद बचा माउंटबेटन और कैबिनेट मिशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि विभाजन से संबंधित योजना जो है वो माउंटबेटन है, कैबिनेट में विभाजन से संबंधित मामला नहीं था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर, ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। MNOPQR एक वृत्ताकार मेज, ये जो MNOPQR है ये वृत्ताकार मेज की तरफ बैठा है फेस करके, और इसके बारे में अगल बगल में सब बताया गया है। तो इसमें पूछा गया है कि R के बाएं से तीसरे स्थान पे कौन बैठा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 N। ये आप लोग बनाइएगा, बना के बताइएगा, नहीं होगा तो फिर हम आपको बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर, 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था? तो सबसे पहले झांसी की रानी जो है वो झांसी में विद्रोह कर रही थी और कैप्टन ह्यूरोज से लड़ी है। और ये ग्वालियर में किनके सहयोग से करती है? तो ग्वालियर से तात्या टोपे थे, तात्या टोपे के सहयोग से ये ग्वालियर में विद्रोह करती है और वहीं पे इनकी मृत्यु भी होती है, ग्वालियर में ही। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन। अच्छा चलिए इसका ऑप्शन और भी हम लोग देख लेते हैं। नाना साहब कहाँ से विद्रोह कर रहे थे? ये कानपुर से कर रहे थे। कुंवर सिंह कहाँ से कर रहे थे? तो कुंवर सिंह अपने बिहार हो जाएंगे, आरा बिहार, भोजपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बख्त का, ऑप्शन है बख्त का कहाँ से थे? तो दिल्ली से थे। ठीक है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव जो थे, जब 1765 में ये द्वैत शासन लगाते हैं तो उस समय बंगाल के लिए और बिहार के लिए दीवान नियुक्त करते हैं। तो बिहार के लिए किसको करते हैं? तो बिहार के लिए राजा सीताव राय को दीवान नियुक्त करते हैं। तो 40 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर 42 नंबर क्वेश्चन है, बिहार राज्य की चौहद्दी कौन सा है? तो बिहार की चौहद्दी कौन सा है? तो अपना ये बिहार है, बिहार के ऊपर में क्या है? बिहार के ऊपर में नेपाल है, यानी उत्तर में हो गया नेपाल। नीचे क्या है? नीचे हो जाएगा झारखंड, यानी दक्षिण में क्या हो जाएगा? झारखंड। तो उत्तर में नेपाल हो गया, दक्षिण में झारखंड हो गया। पूरब में क्या हो जाएगा? तो पूरब में आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। तो पूरब में पश्चिम बंगाल हो गया और पश्चिम में क्या हो जाएगा? पश्चिम में उत्तर प्रदेश हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, सबसे बड़ा नदी मुहाना है? ओब नदी का मुहाना, गंगा नदी का मुहाना, अमेजन नदी का मुहाना, नील नदी का मुहाना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 गंगा नदी का मुहाना। ठीक है। तो ये मुहाना क्या होता है? मुहाना वो होता है जहाँ पे कोई भी नदी जाकर के सागर में मिलती है। सबसे बड़ा डेल्टा भी कौन है? सुंदरवन का डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, विश्व का सबसे अधिकतम कोयला उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन 1 है भारत, ऑप्शन 2 है संयुक्त राज्य अमेरिका, 3 है चीन और ऑप्शन 4 है इंग्लैंड। तो सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादक देश पूछ रहा है तो कौन हो जाएगा? तो सबसे चीन, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, निम्नलिखित श्रृंखला। 45 नंबर क्वेश्चन है, ये श्रृंखला सीरीज का क्वेश्चन है। इसमें ये एल नहीं होगा, यहाँ पे एल नहीं होगा, एफ है, उसके बाद आई है, आई के बाद के है, एन है, पी है, यू है। तो एफ के बाद क्या है? एफ के बाद आई है। तो एफ और आई के बीच कितना का डिफरेंस है? 3 का डिफरेंस है, यानी एफ के बाद आई आपका आ जाएगा +3 करने पे। आई के बाद के है तो आई और +2 करिएगा तो आ जाएगा के, फिर के के बाद एन है तो के में +3 फिर करेंगे तो आ जाएगा एन, फिर एन में +2 करेंगे तो आ जाएगा पी। तो फिर पी में क्या करना होगा? पी में +3 करना होगा। तो +3 करेंगे तो क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। तो यानी ऑप्शन हो गया डी इसका, 45 का एस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर, संयुक्त राज्य अमेरिका का नगर जो डेट्राइट है, डेट्राइट डैश के नगर के नाम से विख्यात है, यानी डेट्राइट जो है वो किस लिए फेमस है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का जो नगर डेट्राइट है वो मोटर गाड़ी के नगर के नाम से विख्यात है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यह मोटर गाड़ी निर्माण का यहाँ पर बहुत बड़ा केंद्र है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर,
अंकोर वाट निम्नलिखित में से किस देश या स्थान में अवस्थित है? अंकोर वाट का मंदिर हम लोग जानते हैं कहाँ है, तो अंकोर वाट का मंदिर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3, कंबोडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह प्राकृतिक हार्बर है? ठीक है, यानी प्राकृतिक हार्बर बंदरगाह कौन है? ऑप्शन 1 दिया गया है कांडला, ऑप्शन 2 दिया गया है पारादीप, ऑप्शन 3 दिया गया है तूतीकोरिन, ऑप्शन डी है मुंबई। यानी मुंबई जो है ये मुंबई बंदरगाह एक प्राकृतिक हार्बर है। ठीक है, और ये भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? तो भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? ऑप्शन ए दिया गया है बॉम्बे हाई महाराष्ट्र, ऑप्शन 2 अंकलेश्वर गुजरात, ऑप्शन 3 नवागांव गुजरात, ऑप्शन डी डिगबोई असम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डिगबोई असम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन, लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो गोपीनाथ बारदोलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए दिया हुआ है गुवाहाटी, ऑप्शन 2 नई दिल्ली, ऑप्शन 3 अहमदाबाद, ऑप्शन 4 है मुंबई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुवाहाटी हो जाएगा। तो बारदोलाई गोपीनाथ बारदोलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? गुवाहाटी में है। ठीक है, गुवाहाटी। 51 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी नदी बंगाल के शोक के नाम से जानी जाती है? किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो हुगली नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी। तो इसका आंसर हो जाएगा दामोदर नदी। दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण बिहार में प्रवाहित होने वाली नदी का सही क्रम जो पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ते क्रम में गंगा में मिलती है। दक्षिण बिहार में प्रवाहित होने वाली नदी के बारे में बताना है जो पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ते क्रम में गंगा से मिलती है। ऑप्शन 1 है सोन, पुनपुन, क्यूल, सकरी। तो सबसे पहले इसका हम लोग देख लेते हैं कि पश्चिम से सबसे पहले तो देख लीजिए कि दक्षिण बिहार की नदी है कि नहीं। तो सोन भी दक्षिण की है, पुनपुन भी है, क्यूल भी है और सकरी भी है। पश्चिम से पूरब की ओर देखिएगा तो सबसे पहले सोन है, सोन के बाद पुनपुन आता है, फिर फल्गु जिसको क्यूल भी कहते हैं, फिर सकरी नदी आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्किड भारत के कौन से भाग में उगाई जाती है? आर्किड जो होता है वो भारत के किस भाग में उगाई जाती है? तो आर्किड मुख्य रूप से यह गीले क्षेत्र में उगाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित बंदरगाह में से कौन सा एक जो चाय निर्यात के लिए मुख्य आउटलेट है? ऑप्शन 1 है मुंबई, ऑप्शन 2 है कोलकाता, ऑप्शन 3 है कोचीन, ऑप्शन 4 है पारादीप। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कोच्चि बंदरगाह। केरल राज्य में यह स्थित बंदरगाह है। कहाँ पर है? मालाबार तट पर है। ठीक है, यहाँ से कहवा, चाय, उसके बाद आपका नारियल, रबर, ये सब का बहुत ज़्यादा निर्यात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर, गंडक नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? ऑप्शन 1 है त्रिशूल पहाड़ी, ऑप्शन 2 है चुम्बी, ऑप्शन 3 है अमरकंटक, ऑप्शन 4 है धौलागिरी पहाड़ी। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा धौलागिरी पहाड़ी। यह धौलागिरी पहाड़ी से निकलती है, इसको नारायणी नदी भी बोलते हैं और बिहार में गंगा नदी से मिल जाती है सोनपुर के पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर, राजमहल का डिजाइन तैयार किया गया था। यहाँ पे राजमहल नहीं, यहाँ पे होगा ताजमहल। ताजमहल का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो ताजमहल का डिजाइन ऑप्शन 1 नंबर है उस्ताद मंसूद द्वारा, उस्ताद ईसा द्वारा, ऑप्शन 3 है उस्ताद बेहानी द्वारा, ऑप्शन 4 है उस्ताद शमशेर द्वारा। तो ताजमहल का डिजाइन कौन तैयार किए थे? तो ताजमहल का डिजाइन उस्ताद ईसा तैयार किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57, एक व्यापारी किसी वस्तु को 27 रुपये में खरीदता है। तो इसका कॉस्ट प्राइस क्या है? 27 रुपये में ही खरीदा है और इसको इसके विक्रय मूल्य के 10% के बराबर लाभ पर बेचता है। यानी इसका जितना विक्रय मूल्य है उसके 10% के बराबर लाभ पर बेचता है। तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा? तो ये 27 रुपये में खरीदा है और उसको 10% लाभ पे बेच रहा है, तो यानी 110/100। इसको जब सॉल्व करिएगा तो 29.70 रुपया निकल करके आ जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आंसर। 58 नंबर क्वेश्चन है। 58 नंबर क्वेश्चन में मैथ से संबंधित है। देख लीजिए, बोल रहा है कि त्रिभुज है एक, त्रिभुज एक ABC है, तो ABC त्रिभुज बना लीजिए। ABC त्रिभुज में बोल रहा है कि इसका जो एक DE रेखा है वो BC के समानांतर खींच दिया, तो DE रेखा को BC के समानांतर खींच दिया और बोल रहा है दूसरी 2 भुजाओं को ये अंतर विभाजित कर रहा है। ये दोनों जो है DE रेखा जो है ये अंतर विभाजित कर रहा है, अर्थात ये दोनों आपस में बराबर होंगे। इधर AE और EC आपस में बराबर हो जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? AD/DB जो है वो बराबर होगा AE/EC के। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की थी? तो 1911 में जब दिल्ली दरबार का आयोजन होता है उस समय कौन रहते हैं? लॉर्ड हार्डिंग रहते हैं। तो लॉर्ड हार्डिंग कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करता है राजधानी को। अंग्रेजी वर्णाक्रम के आधार पर UMSO एक निश्चित प्रकार से RLNQ से संबंधित है। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे UMSO तो सही है, UMSO जो है वो संबंधित है RJPL से, ना कि RLNQ से। ठीक है, यहाँ पे RJPL होगा, ये जो है ये RJPL हो जाएगा। ठीक है, QIO के जो है ये संबंधित है NFLH से। तो आंसर किसका निकालना है? MEKG क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 JBHD। तो ये कैसे होगा? तो UMSO जो है उसमें से अगर 3 माइनस करते चला जाएंगे, U में 3 माइनस करेंगे तो R आ जाएगा, M में करेंगे 3 माइनस तो J आ जाएगा, S में 3 माइनस करेंगे तो P आ जाएगा, O में 3 माइनस करेंगे तो L आ जाएगा। तो इसी तरह से MEKG में 3 माइनस करते जाएंगे तो JBHD आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 61 नंबर। क्वेश्चन पूछा गया है, यदि किसी धनराशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 80 दिया गया है, तो वह धनराशि है। तो हम लोग इसको बाय ऑप्शन बना करके देखते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं, 50,000 है। तो 50,000 का 4%, देखिए पहला वर्ष का तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों सेम होता है, दूसरा वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज में ऐड हुआ होगा, तो ये जो डिफरेंस है 80 का, ये दूसरा वर्ष का है। ठीक है, तो 50,000 का 4% वार्षिक ब्याज के दर से अगर देखा जाए तो एक वर्ष में कितना ब्याज होगा? तो 50,000 गुने 4/100, 00 से 00 कट गया, यानी 2,000 रुपये। 2,000 रुपये इसका पहला वर्ष का साधारण ब्याज भी रहा और 2,000 इसका चक्रवृद्धि ब्याज भी रहेगा। फिर दूसरा वर्ष में भी साधारण ब्याज तो सेम रहेगा, 2,000 ही रहेगा, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा? चक्रवृद्धि ब्याज में भी ब्याज जुड़ जाता है। तो 2,000 का 4/100 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो देखिए यहाँ पे 80 आ रहा है, तो 80 आ रहा है, यानी आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है? ऑप्शन 1 है सिंधिया ग्वालियर। तो सिंधिया कहाँ से थे? ग्वालियर से थे, तो हाँ थे, ये तो सही है। ऑप्शन 2 है होलकर पूना, होलकर पूना से थे। ऑप्शन 3 है गायकवाड़ बड़ौदा, गायकवाड़ बड़ौदा से थे। और ऑप्शन 4 है भोसले नागपुर। तो कौन यहाँ पे सही नहीं है? तो यहाँ पे सही नहीं हो जाएगा होलकर राजवंश। होलकर राजवंश कहाँ से संबंधित था? तो होलकर राजवंश जो थे वो पूना से संबंधित ना होकर के ये आपका इंदौर से संबंधित होते हैं। पूना से संबंधित कौन थे? पूना से पेशवा संबंधित थे। 63 नंबर क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 62 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका होलकर पूना। ठीक है, होलकर पूना हो जाएगा आंसर इसका। 63, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? तो चलिए बना करके देखते हैं। ये भी सबसे पहले 13 के बाद है 24। तो क्या लग रहा है? 13 दूनी 26। 13 में अगर 2 से हम लोग मल्टीप्लाई कर दें, 13 में 2 से मल्टीप्लाई कर दे और 2 घटा दे तो 24 आ जाएगा। अगर 24 में 3 से मल्टीप्लाई कर दे और 3 घटा दे तो 75 आ जाएगा। इसी तरह 75 में 4 से मल्टीप्लाई करके 4 घटाएंगे तो 296 आएगा। 296 में 5 से मल्टीप्लाई करके 5 घटाएंगे तो 1485 आएगा। तो इसी तरह 1485 में 6 से मल्टीप्लाई करके और 6 घटा देंगे तो 8904 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8904। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर क्वेश्चन, दी गई सीट को मोड़कर घन बनाया गया है। 64 नंबर क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, ये टाइपिंग सही से नहीं हो पाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, बिहार की सीमा से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? बिहार राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाली भारत के राज्यों की संख्या 3 है। तो बिहार से हम लोगों के बिहार से कौन कौन राज्य मिलता है? तो देख लीजिए, एक तो इधर आपका नॉर्थ में आपका देश है नेपाल, तो ये तो होगा नहीं। साउथ में हमारा झारखंड मिल रहा है, एक तो ये हो जाएगा। ईस्ट में वेस्ट बंगाल मिल रहा है, ये हो जाएगा। और एक वेस्ट में आपका
उत्तर प्रदेश मिल रहा है, तो 3 राज्य तो मिल रहा है, तो ऑप्शन एक तो सही है। फिर इसके बाद ऑप्शन 2 क्या कह रहा है, देश के झारखंड, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल राज्य बिहार राज्य की सीमा स्पर्श करती है, यानी ऑप्शन नंबर 2 भी सही हो गया। ऑप्शन 3 कह रहा है सोमेश्वर की श्रेणी के शीर्ष भाग बिहार और नेपाल के बीच सीमा। हाँ, सोमेश्वर की श्रेणी कहाँ पे है, यहाँ पे बेतिया वाले रीजन में है, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले भी एक क्वेश्चन हम लोग इस तरह का बनाए थे जो वृत्त में एक दूसरे के तरफ फेस करके बैठा हुआ था, उसी तरह का यह भी क्वेश्चन पूछा गया और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 विराट। तो आप लोग बना लीजिएगा, ये इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 नंबर, एक नल किसी हौज को 8 घंटे में भर सकता है तथा दूसरा नल उसे 16 घंटे में खाली कर सकता है, यानी आपको कह रहा है कि एक नल जो एक टंकी है उसको एक नल 8 घंटे में भर सकता है, यानी ए जो है काम कितना करेगा, 1/8 काम करेगा 1 घंटा में, ठीक है। बी वहीं पे कितना काम कर रहा है, 1/16 काम कर रहा है 1 घंटा में, और ये दोनों बोल रहा है कि एक साथ दोनों को खोल दिया जाए तो हज को पूरा भरने में कितना टाइम लगेगा। तो दोनों जब ए प्लस बी को कर देंगे तो 1/8 हो जाएगा, और 1/16 जो है प्लस, लेकिन 1/16 खाली करता है तो इसलिए माइनस लिखाएगा, तो यहाँ पे 1/8 माइनस 1/16, इसका हो जाएगा LCM 16, 2 - 1 यानी 1/16, यानी इसको उल्टा कर देंगे, यानी कितना टाइम लगेगा, 16 आवर लगेगा। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, आप लोग बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, किसको 7 पर्वतों का नगर कहा जाता है। ऑप्शन 1 है लंदन, ऑप्शन 2 है रोम, ऑप्शन 3 है वाशिंगटन, ऑप्शन 4 है सैन फ्रांसिस्को। तो रोम को 7 पहाड़ी का नगर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पाइप एक टंकी को 40 मिनट में खाली कर सकता है। फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन आ गया। इस टंकी के साथ खाली करने के लिए एक अन्य पाइप जिनका व्यास पहले पाइप के व्यास का दुगना है लगा दिया जाता है। दोनों पाइप मिलकर टंकी को खाली करने में कितना समय लेगा। तो देखिए पाइप का व्यास का क्या होता है, पाइप का व्यास होता है πr²l, तो πr²l जो है 40 मिनट में खाली करता है। इसी का जब दुगना व्यास का एक वो पाइप आता है तो वो खाली कर देता है, कितना देर में खाली करेगा, और दोनों मिलकर कितना देर में खाली करेगा। तो इसका जब दुगना व्यास हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा पाई, और आर के जगह पे हो जाएगा 2r²l, यानी 4πr²l। तो πr²l को 40 मिनट लगता है, तो 4πr²l और πr²l यानी 5πr²l को कितना मिनट लगेगा, तो 8 मिनट लगेगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन क्या है, मादक पेय सामान्यतः बनाए जाते हैं। ऑप्शन 1 है इथेनॉल से, ऑप्शन 2 है एसिटिक एसिड से, ऑप्शन 3 फॉर्मिक से, ऑप्शन 4 मेथेनॉल से। तो जो मादक पेय होता है शराब वगैरह ये बनाया जाता है इथेनॉल से। 71, निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी मानव कान का भाग नहीं है। मानव कान में कौन सी हड्डी नहीं आता है। ऑप्शन दिया गया है उसमें आप देखिए ऑप्शन नंबर 3 जो है उर्वस्थि, जिसको फीमर कहा जाता है। फीमर पैर का हड्डी होता है, ना कि कान का, ठीक है। कान में 3 हड्डी होता है, कौन कौन, तो मैलियस होता है, उसके बाद आपका स्टेपिज होता है और इनकस होता है। 72 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, रीजनिंग से संबंधित है। 520:738, तो वाट इज टू 350, मतलब वाट के जगह पे क्या होगा। तो चलिए इसको हम लोग बना के देखते हैं फटाक। तो 520 जो है 8 पे 8 का पावर 4 जो हो जाएगा, और प्लस 8 करिएगा तो 520 आ जाएगा। 9 पे पावर 4 और प्लस 9 करिएगा तो 738 आ जाएगा। इसी तरह से 350 जो है वो 7 पे पावर 4 है प्लस 7 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 6 पे पावर 4 प्लस 6, यानी ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन इसका हो जाएगा 222। 73 नंबर क्वेश्चन, लाल कृमियों में डैश नामक एक संरचना होती है जो उनका भोजन पीसने में उनकी सहायता करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन 1 दिया हुआ है आंत्र, ऑप्शन 2 दिया हुआ है अमाशय का अग्रभाग, ऑप्शन 3 ग्रास नली, और ऑप्शन 4 दिया गया है पकवास है। तो इसका आंसर हो जाएगा 73 का पकवास है, जिसको गिजार्ड बोलते हैं। ये जो होता है ये पाचन तंत्र का भाग होता है, और ये यहाँ पे यांत्रिक रूप से पाचन होता है, और इसको छोटे छोटे टुकड़े में, भोजन को छोटे छोटे टुकड़े में बांट करके फिर यहाँ पे पचाया जाता है लाल कृमियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है
74 निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ पालतू कुत्तों का वैज्ञानिक अध्ययन है? तो पालतू कुत्तों का वैज्ञानिक अध्ययन कौन होता है? साइनोलॉजी, ओडोंटोलॉजी, कार्पोलॉजी, क्रेनियोलॉजी। देख लीजिए, कार्पोलॉजी होगा नहीं। कार्पोलॉजी क्या होता है? कार्पोलॉजी फल बीज इस सब का अध्ययन होता है। ओडोंटोलॉजी होगा नहीं, क्रेनियोलॉजी होगा नहीं। साइनोलॉजी जो होता है ये घरेलू कुत्तों से संबंधित मामला के अध्ययन के लिए होता है। वहीं क्रेनियोलॉजी जो होता है ये मानव जाति के खोपड़ी वगैरह इस सब के अध्ययन के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करें। इसको शब्दकोश के अनुसार करना है तो शब्दकोश के अनुसार इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3। ठीक है, शब्दकोश के अनुसार आप लोगों को व्यवस्थित करने आता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 नंबर निम्नलिखित विकल्पों में से लुप्त अक्षरों को ज्ञात कीजिए। तो देख लीजिए, बी में BDFH IKMO, बी में +7 करेंगे तो आ जाएगा I, वैसे ही डी में +7 करेंगे तो K आएगा, F में +7 करेंगे तो M आएगा, इसी तरह H में +7 करेंगे तो O आएगा। उसी तरह फिर हम लोग देखते हैं I में +7 करते हैं तो P आता है, फिर K में +7 करते हैं तो R आता है, यानी सब में 7 जुड़ता जा रहा है। तो P में +7 करेंगे तो W आ जाएगा, R में +7 करेंगे, P में जब +7 करेंगे तो W आ जाएगा, R में +7 करेंगे तो Y आ जाएगा। तो ये दोनों ऑप्शन तो कैंसिल हो गया, यानी ऑप्शन 1 या 2 में से कोई होगा। फिर T में +7 करेंगे तो A आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर, 76 का 1 नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 निम्नलिखित में से कौन कशेरुकी प्राणी नहीं है? कशेरुकी प्राणी कौन नहीं है, यानी अकशेरुकी कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा घोंघा। कशेरुकी और अकशेरुकी में क्या डिफरेंट होता है? तो कशेरुकी जो होता है उसमें रीढ़ की हड्डी होती है, जो अकशेरुकी होता है उसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 निम्नलिखित ग्रंथियों में से कौन सी ग्रंथि फेफड़ों के बीच विद्यमान रहती है? फेफड़ों के बीच कौन सी ग्रंथि रहती है? ऑप्शन 1 दिया गया है पीयूष ग्रंथि, तो पीयूष ग्रंथि तो सर में रहता है। इसके बाद आपका हाइपोथैलेमस और पीनियल ग्रंथि भी सर से संबंधित है, मस्तिष्क से। बाल्य ग्रंथि जिसको थाइमस बोलते हैं, ये ग्रंथि फेफड़ा से संबंधित है। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, बाल्य ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 6 व्यक्ति, ये भी रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन है। वही क्वेश्चन ये तीसरा बार इस टाइप का क्वेश्चन आ गया है कि एक दूसरे के सामने या अगल बगल में बैठा है, तो इसको आप बनाइएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 2 नंबर ऑप्शन ई। ठीक है, 80 नंबर क्वेश्चन, ए बी का पिता है, सी बी की पुत्री है, डी बी का भाई है, ई ए का पुत्र है, सी और ई के बीच क्या संबंध है? ए जो है वो बी का पिता है तो ए ऊपर लिखेंगे, बी नीचे लिखेंगे। ठीक है, सी बी की पुत्री है, एक जनरेशन वाले को एक लाइन में लिखा जाता है, तो सी जो है बी की पुत्री है, सी जो हो जाएगी वो बी की पुत्री हो जाएगी, यानी इस पर माइनस हो जाएगा। और ये दोनों क्या था? ए जो है बी का पिता था, ये प्लस था, ए जो है वो क्या है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब पुरुष से ले लेते हैं, माइनस निगेटिव रखते हैं महिला को। ठीक है, डी बी का भाई है, डी जो है वो बी का भाई है, तो यहाँ डी भी पॉजिटिव हो जाएगा। ई ए का पुत्र है, ई जो है ए का पुत्र है, तो ई भी यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा और ए का बेटा है। सी और ई के बीच क्या संबंध होगा? तो सी और ई जो हो जाएगा वो चाचा भतीजा का हो जाएगा, चाचा भतीजी का संबंध हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 7 को कूट भाषा में 23,136 मतलब SEVEN को 23136 लिखा गया है, 8 को 3 4 5 7 9 लिखा गया, तो 9 को कैसे लिखा जाएगा? तो सिंपल है, यहाँ देख लीजिए n को क्या लिखा गया है? 6, तो यहाँ n है तो 6 वाला ऑप्शन चारों है। उसके बाद I को क्या लिखा गया है? I को 4 लिखा गया है, तो 6 के बाद 4 होगा, 6 के बाद 4, तो यानी दोनों ऑप्शन है। इसके बाद फिर n, तो n को 6 लिखा गया तो 6 होगा, 6 4 6, कौन आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, 81 का 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मस्तिष्क का भाग नहीं है? ऑप्शन 1 दिया है मेडुला, ऑप्शन 2 थैलमस, ऑप्शन 3 पोन्स, ऑप्शन 4 पिन्ना। तो इसमें कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन 4 हो जाएगा पिन्ना। पिन्ना जो होता है ये हमारा सर का कान का जो बाहरी भाग है उसको हम लोग पिन्ना कहते हैं। ठीक है, बाकी सभी जो है ये तीनों मस्तिष्क से संबंधित है। 84 नंबर क्वेश्चन है डैश कान के पर्दे के दोनों ओर के दबाव को बराबर करने में सहायता करती है? ऑप्शन 1 दिया गया कर्णवर्त नलिका, ऑप्शन 2 कान की हड्डी, ऑप्शन 3 कंकर्णिनी और ऑप्शन 4 है रकाब। तो इसका आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर 3 यूस्टेशियन नलिका। यूस्टेशियन नलिका जो होता है वो कान के पर्दों के दोनों ओर के दबाव को बराबर करने में सहायता करता है। 1873 के 3 सम्राटों के संघ को और किस नाम से जाना जाता था? 1873 के 3 सम्राट के संघ को किस नाम से जाना जाता था? तो ये जो है ये अपना वर्ल्ड हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन है और इसमें त्रिसाम्राज्य की बात की गई है। इसको ट्राई कैसिर बंद के नाम से जाना जाता था, ठीक है। और इसमें कौन कौन शामिल थे? तो इसमें जर्मनी शामिल था, जर्मनी के बाद रूस शामिल था और रूस के बाद एक ऑस्ट्रिया और हंगरी शामिल था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 नंबर, फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई थी और फ्रांस के समय। 6 नंबर क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 1789 और इसी से हम लोग समानता, समता, बंधुत्व लिए हैं अपने संविधान में। 87 नंबर, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य का राजकीय पशु हाथी नहीं है? ऑप्शन 1 है असम, ऑप्शन 2 है कर्नाटक, ऑप्शन 3 है केरल और ऑप्शन 4 है झारखंड। तो किसका राजकीय पशु हाथी नहीं है? तो हाथी जो है वो झारखंड, कर्नाटक, केरल ये तीनों का और ओडिशा का राष्ट्रीय पशु है, जबकि असम का ये राष्ट्रीय पशु नहीं है। तो कर्नाटक, केरल, झारखंड तीनों का राजकीय पशु कौन है? हाथी है, जबकि असम का राजकीय पशु गैंडा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 नंबर क्वेश्चन गलत टाइप हुआ है, इसलिए हम इसका भी डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, हम अलग से ये सभी क्वेश्चन आपको अलग वीडियो में ला देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 89, संस्कृत वाक्यांश सत्यमेव जयते का स्रोत, मतलब सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते जो है वो हमारा मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षी के वैज्ञानिक चंद्रमा के चारों ओर विद्यमान पतले गैसीय आवरण को डैश कहते हैं? माफ कीजिएगा, यहाँ गलत टाइप है, पक्षी नहीं होगा, ग्रह होगा। ग्रह के वैज्ञानिकों के द्वारा चंद्रमा के ओर जो चारों ओर विद्यमान पतले गैसीय आवरण है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको चंद्रमा का बहिर्मंडल, जो भी वैज्ञानिक है वो चंद्रमा का बहिर्मंडल इसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91, सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी है। सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी कौन है? ऑप्शन 1 दिया गया भारतीय रिजर्व बैंक, तो ये तो होगा नहीं। योजना आयोग, योजना बनाता है। वित्त मंत्रालय भी नहीं होगा। वित्त सचिव जो होता है ये सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 92 नंबर क्वेश्चन है। अभी हम लोग ऊपर में 88 नंबर क्वेश्चन देखे थे, उसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है। इस सभी को अलग से हम वीडियो में ला देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93, ये भी मैथ से संबंधित है, इसका भी हम अलग से वीडियो में ला देंगे। 94 नंबर क्वेश्चन, तीरंदाजी निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो ऑप्शन 1 दिया गया है चीन, ऑप्शन 2 दिया गया है भूटान, ऑप्शन 3 दिया गया है जापान, ऑप्शन 4 दिया गया है तुर्की। तीरंदाजी जो है वो भूटान का राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95, हड्डियों तथा दांतों का मुख्य घटक क्या होता है? यानी हड्डी और दांत जो होता है ये मुख्य रूप से किस चीज़ से बना होता है? तो ये मुख्य रूप से कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। बेन किंग्सले डैश से संबंधित है? बेन किंग्सले किससे संबंधित है? वैज्ञानिक अनुसंधान, अंतरिक्ष यात्रा, मोशन पिक्चर, पॉप म्यूजिक। तो बेन किंग्सले किससे संबंधित है? तो ये बेन किंग्सले जो थे ये क्या थे? एक अभिनेता थे, तो ये मोशन पिक्चर से संबंधित हो जाएंगे। और गांधी जी पर फिल्म जो बनी थी 1982 में गांधी, उसमें गांधी जी का किरदार बेन किंग्सले ने ही निभाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से मैथ से संबंधित क्वेश्चन है। 98 नंबर क्वेश्चन भी मैथ से संबंधित है। 99, निम्नलिखित में से कौन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सदस्य नहीं है? ऑप्शन 1 दिया गया है थायमिन, ऑप्शन 2 दिया गया है राइबोफ्लेविन, ऑप्शन 3 दिया गया है फॉलिक एसिड और ऑप्शन डी दिया गया एस्कॉर्बिक एसिड। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 एस्कॉर्बिक एसिड। और एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है ये विटामिन सी से संबंधित है, जबकि बाकी और सब विटामिन बी से संबंधित है। राइबोफ्लोविन B2 होता है, थायमिन जो होता है विटामिन B1 होता है, वहीं फॉलिक एसिड जो है ये विटामिन आपका फॉलिक एसिड आपका विटामिन B12 वगैरह में होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय औषधि युक्त प्रकार के कैंसर के इलाज के लिए उपयोग, कौन सा औषधि जो है कैंसर के इलाज के लिए यूज किया जा रहा है? तो हिमालयन यूब का यूज हो रहा है कैंसर के इलाज में, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग 100 क्वेश्चन का सेट कंप्लीट किए हैं। कैसा रहा आज का सेट ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए। धन्यवाद।